हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, हमने नाइन्थ और टेंथ की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट कर ली है। तो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का, जो +1 की मतलब एनसीईआरटी क्लास 11 की, उसका चैप्टर 1 हम आज डिस्कस करेंगे। उसकी आपको पता ही है, हम जिस्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हर एक चैप्टर में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे चैप्टर का नाम है वो है इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आ रही है, जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है मुस्लिम। ठीक है, ये होता क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखना है। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ये कॉटन टेक्सटाइल जिसको हम बोल देते हैं, मतलब उसका टाइप है। और ये मिलता कहाँ पे था, रीजन था इसका इन बंगाल। और मेनली ये जो चीज़ें थी, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें उस टाइम पे, तो ये ढाका में मिलता था। इसी वजह से कई बार इसको क्या बोलते थे, डकाई मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिन है जो मतलब क्या है, एक कॉटन टेक्सटाइल है। ठीक है, उसके बाद में अभी क्या है, ढाका इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द बांग्लादेश। मतलब क्या है कि पहले हमारी कंट्री में था, लेकिन अभी कहाँ पे चला गया है, दूसरी कंट्री में। ये जो चीज़ है, ये जो पॉपुलर या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वहाँ पे चली गई। और ये मुस्लिन जो है, ये फाइनेस्ट वैरायटी है किसकी, जो मुस्लिन की, उसको हम बोलते हैं मलमल। ये आप देख भी सकते हो यहाँ पे। तो हमने ये जो फोटो है वो यहाँ पे लगा रखी है। आगे चलते हैं। नंबर 2, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये जो टर्म है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इसका अब मतलब क्या है देखिएगा। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आता है, ठीक है, अब उसका एक ही जो मेन पॉइंट था, मेन पर्पस था, वो था रिड्यूस करना कंट्री टू बीइंग अ फीडर इकॉनमी। ठीक है जी। अब इसमें हो क्या रहा था कि जो इंडस्ट्रियल बेस था, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखते हैं पहले, जो इंडस्ट्रियल बेस था किसका, इंडस्ट्रियल बेस अपनी ब्रिटिश ब्रिटिश का, उस चीज़ को एक्सपेंड हो रही थी वो। तो वो एक्सपेंड जब हो रही थी, उसको और वहाँ पे मार्केट दिलाना, मतलब कि जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं ब्रिटिशर्स की, उनको बेचना कहाँ पे, इंडिया में। लेकिन एक जो उन्होंने चीज़ मेन की कि भाई हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है, लाइक कॉटन की अगर हम बात करें, कि जो रॉ मटेरियल है वो हम क्या करेंगे, इंडिया से लेके जाएंगे बाहर की कंट्री, मतलब ब्रिटेन ही हम यहाँ पे लगा के चलते हैं, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में चीज़ों को तैयार करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के उसको हम इंडिया में बेचते रहें। मतलब इंडिया का ही जो चीज़ है उसको लेके जाना और फंडामेंटली चेंज कर देना स्ट्रक्चर को इंडियन इकॉनमी के, कि रॉस जो मटेरियल है वो सप्लाई करता रहे बाहर, और बाद में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो ब्रिटेन का, वो इंडिया में ही बिकता रहे। इस तरह से उन्होंने एक सिस्टम बनाया। क्योंकि उससे हो क्या रहा था, मैंने पहले ही बताया कि जो इंडस्ट्रियल बेस है उनका वो इंक्रीज़ हो रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं पे तो प्रोडक्ट को बेचना था। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक चीज़ आती है यहाँ पे, नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट्स। ठीक है, तो इसमें आपने अभी तो ये याद रखना है, VKRV राव। अदरवाइज ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए अभी 11th की चल रही है, तो थोड़े टाइम में हम 12th भी कवर कर लेंगे, उसके बाद में हमने एडवांस ही करना है ये सारा। ठीक, तो जो VKRV राव हैं, उन्होंने एस्टिमेट दिया था नेशनल और पर कैपिटा इनकम का। किस टाइम पे दिया, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। देखिए बाद में भी दिया होगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल पीरियड की। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो VKRV राव थे, उन्होंने एस्टिमेट दिया था नेशनल और पर कैपिटा इनकम का। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। किस तरह की पॉलिसीज़ थी अपने कॉलोनियल गवर्नमेंट की, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो उन्होंने प्रमोट किया इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इकोनॉमिक इंटरेस्ट नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई इंडियन इकॉनमी की। ठीक है, मतलब उनका खुद का इंटरेस्ट था, वो अपना इंटरेस्ट पूरा करने आए थे। उन्हें हमारे से तो क्या ही मतलब था, इंडियन इकॉनमी से क्या मतलब था। नंबर 3, हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि उनको ये था जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करता रहे कौन, इंडिया। ठीक है, कन्वर्टेड इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब वही एग्जांपल के जो रॉ मटेरियल है, मतलब लाइक कॉटन, वो प्रोवाइड करता रहे किसको, ब्रिटेन को। ये कंडीशन उन्होंने बना दी।
फिर उसके बाद में इतनी बड़ी इंडिया की मार्केट है, इतनी बड़ा हमारे पास लैंड पैच है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें उनको क्या था कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी तो उतनी ज़्यादा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट होएंगे, वो बिकेंगे। तो एक बड़ी मार्केट थी फिनिश्ड प्रोडक्ट की, जो कि बना रहा था ब्रिटेन, और वो आ कहाँ पे रहे थे, इन दी इंडिया। और लास्टली यहाँ पे हमें क्या है, नेवर एस्टिमेट अवर नेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो उसका जो एस्टिमेट था VK RV राव ने एक बार दिया था, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ फोकस खास किया नहीं, जिसकी वजह से हमें कुछ फ़ायदा हो पाता। अब ये तो होगी कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, कि उन्होंने ख़राब कर दिया काम, या कुछ भी आप लगा के चलिएगा। लेकिन एक होता ना कि यार फिर हमारी उससे पहले किस तरह की पॉलिसी चल रही थी, जिसका हम बोलते कि हम तो बहुत सही थे। देखिए, सही का मतलब क्या था, हम सेल्फ सफिशिएंट थे। हर एक जो बंदा था हमारी कंट्री का सेल्फ सफिशिएंट था, मतलब कि इतना कि वो अपने अपने जितना तो जो उसको चाहिए वो उतना ग्रो या फिर उतना प्रोड्यूस कर रहा था, ज़्यादा उसको कुछ मतलब भी नहीं था खास, है ना। तो इसी वजह से पहला पॉइंट आता है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, और जो मेन सोर्स था वो था एग्रीकल्चर। जो मेन सोर्स था वो था एग्रीकल्चर। और नंबर 3 आता है, वर्ल्ड फेमस फॉर दी हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। अब इस चीज़ का रीज़न क्या था, हाई क्वालिटी मटेरियल और क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक, रीज़न क्या था, हाई क्वालिटी का मटेरियल और क्राफ्ट्समैनशिप। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दी बंगाल। ठीक है जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दी बंगाल, ये इस चीज़ की क्या है, एग्जांपल है। तो इंडिया बिफोर कॉलोनियल रूल में ये चीज़ चल रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या कर दी, चेंज कर दी यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है नंबर 4 पॉइंट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो उस टाइम पे मतलब होता क्या है, अबाउट 85% जो लोग थे, जो कंट्री की पॉपुलेशन थी, वो विलेज में रह रही थी। ठीक है, और जो लाइवलीहुड था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट था, इट वाज डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर ओनली। मतलब जो 85%, अबाउट 85% कंट्री की जो पॉपुलेशन है उस टाइम पे क्या हो रहा है कि वो विलेज में रह रही है। तो मतलब क्या है, उनका जो लाइवलीहुड ऑब्वियसली किस पे डिपेंडेंट रहेगा, एग्रीकल्चर पे। तो अब होता क्या है कि एग्रीकल्चर है जो, वो स्टेगनेंट हो गया। स्टेगनेंट मतलब कि वहीं पे रुक जाता है, और डिटेरियोरेशन भी उसकी जो है होनी स्टार्ट हो चुकी थी। और ये जो स्टेगनेशन थी उन्हों किस वजह से हुई, बिकॉज ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब मेनली। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से स्टेगनेशन हो रही है, लेकिन मेनली जो स्टेगनेशन है जी, जो मेनली स्टेगनेशन है वो किस वजह से होती है, लैंड सेटलमेंट की वजह से होती है। और जो कि इंट्रोड्यूस किसने किया था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। ठीक है, देखिए जिस्ट में ये जो मेन पॉइंट मैं अभी इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ वो नहीं है, तो एक बार वीडियो अगर देखोगे तो आपको पूरा पता चलेगा। तो इसमें और क्या था, एक पॉइंट कि पर्टिकुलरली जो जमींदारी सिस्टम था, है ना, जिसको हमने बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। जमींदारी सिस्टम जिसको हमने बंगाल प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट किया, और उसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, मतलब जो उसका बेनिफिट है, जो भी प्रॉफिट है, जब जमींदारी सिस्टम आया बंगाल प्रेसिडेंसी में, तो उसका जो मेनली प्रॉफिट था एग्रीकल्चर का, वो जाना स्टार्ट हो गया ज़मींदार को। लेकिन जो लोग वहाँ पे कल्टीवेटर थे, जो लोग खेती कर रहे थे, उनको बेनिफिट नहीं जा रहा था, उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेन प्रॉफिट, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा थे, या फिर आपका जो रेवेन्यू था, या फिर आपको जो फीस देनी थी, हम बोल सकते हैं, है ना, तो वो ही इतनी ज़्यादा थी कि जो प्रॉफिट है वो उनके चला जाता था। जो हमारे कल्टीवेटर्स थे उनको कोई प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आ पाता था। और अब ज़मींदारी सिस्टम में हो क्या रहा था कि जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था वो बहुत ज़्यादा मतलब लो लेवल था। इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी कम थी, मतलब जो एग्रीकल्चर थी वो मॉनसून डिपेंडेंट थी, पहली चीज़। और अगर तो हो गया सारा जो सिस्टम है तो उसका बेनिफिट ज़मींदार को जा रहा है। अगर कई बार मॉनसून वीक है और वो बहुत ज़्यादा कम हुई है जो मतलब प्रोडक्शन है, तो उसका जो नुकसान है वो बियर करना पड़ता था कल्टीवेटर को। ठीक है जी, तो यहाँ पे यही है कि इस चीज़ ने एग्रीवेट कर दिया कि फार्मर्स की दिक्कतें को, और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होने लगी, एक मतलब लो लेवल पे आनी स्टार्ट हो गई।
ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका जो कुछ एविडेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन में क्या होने लग जाता है कि हम छोटे एरिया में ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ग्रो करना चाहते हैं, तो यही उन्होंने देखा कि हायर यील्ड होने लगी, लेकिन किस चीज़ की? कैश क्रॉप्स की, है ना। तो कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन ये वो चीज़ें होगी, तो वीट और राइस तो हमने लगाना मतलब क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि कैश क्रॉप्स हम क्यों लगा रहे थे, हमें उसी से पैसा मिल रहा था और वही नीड थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। तो उसमें हमने क्या देखा कि भाई एक बार तो हमारा थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन बाद में जो सेल्फ सस्टेनेबल या सेल्फ सफिशिएंट हम बोल रहे थे पहले, वो इकॉनमी थी कि अपने खाने जितने दाने होते थे वो भी कम होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे पॉइंटर फॉर्म में लिखा हुआ है डाउनफॉल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले एग्रेरियन इकॉनमी स्टेग्नेशन पे पहुंचा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी लो और सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड इंक्रीज इन द एरिया अंडर कल्टीवेशन, लो टेक्नोलॉजी थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कैश क्रॉप्स, कमर्शलाइजेशन, और बाद में 7th पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और पार्टीशन ऑफ इंडिया में फिर पाकिस्तान निकल गया, और उसमें जो मेनली इम्पैक्ट होता है जूट इंडस्ट्री पे, और एज वेल एज फ्रॉम ये जो कॉटन इंडस्ट्री या फिर मुस्लिम हमने ऊपर बात की है, उस पर भी क्या हुआ, एक इम्पैक्ट पड़ा और जो रॉ मटेरियल लैक करने लगे और जूट इंडस्ट्री भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। नंबर 5 यहाँ पर जो पॉइंट क्या आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें हमने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखिए जो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्या नहीं हुआ, डेवलप नहीं हो पाया, हमारा इंडस्ट्रियल बेस बड़ा नहीं हो पाया अंडर किसके, कॉलोनियल रूल के। अंडर कॉलोनियल रूल जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल बेस की वो नहीं हो पाई, और जो प्राइमरी मोटिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का इस पॉलिसी के पीछे वो था सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वॉज टू फोल्ड, ठीक है जी। उसको मतलब क्या था कि सिस्टमेटिकली हम क्या करते रहे, प्राइमरी मोटिव क्या था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम करनी स्टार्ट करते। और इसकी जो इंटेंशन है ना, जो इसकी इंटेंशन है हमें कहाँ पे पता लगी, सबसे पहले वो पता लगी कि जब टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल था हमने बोला कि आप एक्सपोर्ट करो बाहर। हमने देखा ना कि भाई इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो हमें कहाँ पे भेजना था, ब्रिटेन में भेजना था, मतलब जो इंडस्ट्री है वो तो वहाँ पे है ना। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो कहाँ पे आ रहा था, वो हमारे पास आ रहा था, मतलब जो एक्सपेंशन इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो ब्रिटेन में हो रही है, हमारी कंट्री में तो नहीं हो रही। हम तो सिर्फ क्या भेज रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल भेज रहे हैं। और जिस चीज़ की वजह से जो हमारा इंडिजेनस मतलब जो हमारा लोकली हैंडीक्राफ्ट हमारी इंडस्ट्री थी, ऑब्वियसली जो हाथ से चीज़ बनेगी वो तो अच्छी और महंगी बनेगी एज कंपैरिजन टू उस टाइम पे, अगर हम बात करें एज कंपैरिजन टू मशीन्स। तो लेकिन जो उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, बिकॉज कि वो जो प्रोडक्ट बाहर से आ रहा था वो सस्ता था और बेटर था, इस वजह से वो क्या हो गया, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आती है हमारी कंट्री में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, ठीक है जी। और एक नया डिमांड जनरेट हो गया इंडियन कंज्यूमर मार्केट में, और जिसमें हमें पता चला कि जो लोकली मेड गुड्स हैं वो तो हमारे यहाँ पे नहीं आ रहे। तो जो डिमांड थी या फिर प्रॉफिट था वो किसको होने लग गया, वो मेनली होने लग गया ब्रिटेन को, इन दी फॉर्म ऑफ इंपोर्ट, ठीक है जी, इन दी फॉर्म ऑफ मतलब जो इंक्रीज उन्होंने कर दिया एक्सपोर्ट। अब देखिए ना, ब्रिटेन हमारी कंट्री को क्या कर रहा है, इंडिया में चीज़ें भेज रहा है, तो उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया और हमारा जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया। तो उसमें क्या है कि ब्रिटेन में प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे और हमें जो क्या चीज़ मिलती है कि फिर हमें क्या देखने को मिला कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसका जो प्रोग्रेस है वो स्लो हुआ, और वो मेनली कहाँ पे रहता था, डोमिनेटेड मतलब एक जो लोकेशंस थी, एक तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली वहाँ पे रॉ मटेरियल अबंडेंट फॉर्म में मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल थी, और वो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स, और वो कहाँ पे थी, बंगाल में। आज भी अगर आप देखोगे जूट का जो मेन हब है वैसे वो अभी बांग्लादेश है और हमारा जो वेस्ट बंगाल है। और इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि जो टिस्को है, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आती है 1907 में, और ये जो ग्रोथ रेट है इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो जीडीपी में मतलब बहुत थोड़ा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जीडीपी में आने लग गया। तो हमारी तो इकॉनमी उन्होंने एग्रीकल्चरल और भी ज़्यादा कर दी और डिपेंडेंट इकॉनमी बना दी, क्योंकि पहले हम वीट राइस ये वो उगाते थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन अभी हम कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं।
तो ये जो चीज़ें थी, इन चीज़ों को मतलब क्या था कि हमें देखना पड़ा। तो एक सिग्निफिकेंट जो ड्रॉबैक है न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वॉज ए वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की और चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो मतलब जो हाइलाइट्स हैं, नो डेवलपमेंट हमने ऊपर पढ़ा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही डिक्लाइन कर गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के लिए एक पॉजिटिव चीज़ रहा, हमारे लिए बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट आई, और अभी फिर न्यू कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज आई सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। और उसके बाद में आयरन और स्टील इंडस्ट्री की हमने बात की। जीडीपी लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या थी हमने ऊपर पढ़ा, इंडस्ट्री की बहुत कम थी, और मेन डिफेक्ट क्या था, लिमिटेड ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है जी, आगे चलते हैं, फॉरेन ट्रेड की तरफ बात करेंगे। फॉरेन ट्रेड में क्या हो रहा था, जो पॉलिसीज़ थी, मतलब जो कमोडिटी प्रोडक्शन हो रही थी उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो रिस्ट्रिक्टिव थी। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है, मतलब जो ट्रेड या फिर टैरिफ है वो परस्यू किया गया कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। उसने हमारा जो स्ट्रक्चर था ना, या फिर इंडिया का फॉरेन ट्रेड का जो कॉम्पोजिशन थी उस या वॉल्यूम था, उस चीज़ को क्या कर दिया, बहुत ही गंदे वे से क्या किया, अफेक्ट किया। पहली चीज़, अब अफेक्ट किया कैसे, देखिए ना, वो करते क्या थे कि भाई अगर हमारे कंट्री में कोई भी चीज़ एंटर होगी तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा टैक्स मतलब होना चाहिए। लेकिन वो क्या करते थे कि जो बाहर से चीज़ आ रही है उस पर टैक्स कर दो डिक्रीज़, ताकि इंडिया में जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो और वो इंडियंस डिपेंडेंट हो जाए बाहर की इंडस्ट्री पे। लेकिन जब वो मतलब यहाँ से कोई चीज़ जा रही है या आ रही है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छे वे से क्या किया, पूरी स्कीम से, कि टैरिफ या ट्रेड में जो चीज़ें थी उसको पूरा प्रॉपर वे में एडवर्सली इफेक्ट कर दिया। नंबर 2 यहाँ पे क्या आता है कि जो इंडिया है वो एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, जैसे कि रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, शुगर हो गया, इंडिगो, जूट एटसेट्रा। और इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का, जैसे कि कॉटन, सिल्क हो गया, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका बन गया। अब उसमें फिर हमने क्या देखते हैं हम, कि जो सुइज़ कैनाल है उस टाइम पे उसको ओपन किया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश कंट्रोल है इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे वो क्या हो जाता है, इंटेंसीफाई, मतलब इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है जी, मतलब जो ओपनिंग ऑफ सुइज़ कैनाल है उसकी वजह से जो ये चीज़ है ये फर्दर इंटेंसिफिकेशन होती है इसकी, या इंक्रीज़ हो जाती है ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिला वो था इंडिया का फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड, है ना। तो वो जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड, वो क्या था, लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। समझ रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, उस चीज़ का रीज़न वही रॉ मटेरियल। ठीक है जी, अब इसमें होता क्या है कि ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस, ऐसे नहीं था कि कुछ गोल्ड और सिल्वर हमारे मतलब कंट्री में आ रहा है, ठीक है जी। और उसमें जब एक्सपोर्ट सरप्लस था, वो इट वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस एनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन दी ब्रिटेन। वही जो पेमेंट्स हैं वो अपने ऑफिसर्स को दे रहे हैं, मतलब कि हमारे तो इतने खर्चे हो गए। तो इस वजह से जो चीज़ें हैं वो हमारी कंट्री के लिए हमेशा ब्रिटिश राज में हमें क्या देखने को मिल रही हैं, वो एडवर्स रही। और जिस चीज़ को, इस फॉरेन ट्रेड को इसी वजह से क्या बोला गया, ड्रेन वेल्थ। और ये जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है ये किसने दिया, ये आप अगर नीचे जो कमेंट सेक्शन उसमें बता सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में अगर हम बातें करें तो एंशियंट टाइम्स में हमने इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गया। ब्रिटिश पॉलिसीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। इंडिया में बात करें तो एक्सपोर्ट हो रहा है प्राइमरी गुड्स का, जैसे रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया। इंडिया में अगर हम बात करें इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, जैसे कि वुलन क्लोथ्स हो गया, लाइट मशीनरी हो गया। 5th पॉइंट आता है सुइज कनाल का यहाँ पे, और 6th पॉइंट यहाँ पे आता है जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है। और नंबर 7 आता है टोटल इकोनॉमिक ड्रेन। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, हमें वो क्या हुई देखने को मिली फॉरेन ट्रेड वाले सीन में। फिर आगे जो हमारा एक पॉइंट आता है नंबर 7 इस वाले चैप्टर में, वो आता है डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक कंडीशंस, अब आपको यहाँ पे फोटो भी दिख रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया क्योंकि उस टाइम पे कैप्चर कर लिया गया था, तो वो जो सेंसस है सबसे पहली बार 1881 में हुआ, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कि अनइवननेस थी कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरह से हमें पता लगना स्टार्ट हो गया।
अभी होता क्या है कि बिफोर 1921 इंडिया था फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। ध्यान से समझिएगा, एक थ्योरी है वैसे तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, लेकिन बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जब ये सेकंड स्टेज आती है ट्रांजिशन की, ठीक है जी, सेकंड स्टेज आती है ट्रांजिशन की, उसमें क्या चीज़ है, उसमें हमें राजे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई 1921 के बाद में स्टार्ट हुआ और जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है इस स्टेज में एट दिस स्टेज वॉज वेरी हाई। ठीक है जी, तो ना तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हाई थी, ना ही रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1921 से पहले जो स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज आती है, 1921 के बाद में सेकंड स्टेज आना स्टार्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं थी और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब इसमें जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था वॉज लेस देन 16%, और इसमें जो फीमेल का लिटरेसी लेवल था वो तो निगलिजिबल के नज़दीक था। बहुत ही ज़्यादा जो वाटर और एयर बॉर्न डिजीज़ थे बहुत ही ज़्यादा थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा थी, अबाउट 218 पर 1000। अब आपने क्या करना है, पुरानी वीडियो देखनी है, उसमें मैंने लेटेस्ट डेटा दिया है सारा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का लेटेस्ट डेटा मैंने प्रोवाइड किया है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम बात करें ना, वहाँ पे 32 ईयर्स थी। मतलब जो लोग आज 60 65 70 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेकर चल रहे हैं वो तब वहाँ पे 32 ईयर्स ओनली। इमेजिन द कंडीशंस। और ये क्या था, डेमोग्राफिक कंडीशंस की हमने बात की। फिर मैंने हाइलाइट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेंसस, अनइवननेस, बिफोर एंड आफ्टर, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर, लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, मतलब ये जो डिजीज़ थे वो हाई मोर्टेलिटी रेट थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा कम थी, पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा थी। फिर आगे अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, मतलब अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें लार्जेस्ट शेयर था, मतलब लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स था एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसमें एक और जो एस्पेक्ट हमें देखने को मिला, रीजनल जो वेरिएशन था वो एक एस्पेक्ट हमें देखने को मिला। जो मद्रास प्रेसिडेंसी के पार्ट्स थे जैसे कि तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उन्होंने वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला, dependence of the workforce on agriculture sector with a commensurate increase in the manufacturing and service sector obviously। why so, क्योंकि वो कोस्टल जो स्टेट्स थी वहाँ पे जो मतलब वर्कफोर्स थी, एक इंक्रीज देखने को मिला हमें कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स इंक्रीज हो रही है ना, लेकिन इन जगहों पे जैसे कि अगर हम बात करें तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी इंक्रीज होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। हमने पहले भी बात किया, यहाँ पे इंडस्ट्री यानी स्टार्ट हो गई थी। फिर अगर हम बात करें कि इंक्रीज हो रहा है ओके के एग्रीकल्चर में ड्यूरिंग दिस टाइम उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में। फिर 9th पॉइंट हमारे पास इस चैप्टर में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको दिख ही रहा होगा। तो अगर हम रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है जी, टेलीग्राफ हो गया, ये वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, पोस्ट हो गया, रेलवेज हो गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं है। अगर हम फिर ऑब्वियसली ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रोड्स, ये कनेक्टिविटी जो भी है ये क्या था, मतलब रोड्स बनी, लेकिन जो इसका रीज़न था, जो इसका प्राइम फोकस था, प्राइमरली बनाया क्यों क्या, वो हमें पता होना चाहिए। वो क्या था कि मोबिलाइज किया जा सके जल्दी से जल्दी विद इन इंडिया आर्मी को। अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो रहा है, अगर कहीं पे कोई रिवोल्ट हो रहा है, उस चीज़ को सुप्रेस करने के लिए बहुत जल्दी या फिर एक अच्छे वे से मोबिलाइज किया जाए आर्मी को विद इन इंडिया, तो उस वे से उन्होंने ये चीज़ करनी स्टार्ट कर दी। और अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की, तो जो रॉ मटेरियल था उसको भेजने के लिए पोर्ट्स तक, ठीक है, आगे तक लेके जाने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री तक लेके जाने के लिए उन्होंने रोड्स को यूज़ किया। यहाँ पे देखिएगा, ये वैसे ही एक फोटो लगा दी रोड की। और आगे जो है रेलवे की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस किया। और बड़ी जो है कि एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानी जाती है, चाहे वो उन्होंने अपने भले के लिए किया था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन तो मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, उसका पहला रीज़न कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है वो होने लग गया, और उससे जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स से हमारी कंट्री के वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए।
नंबर 2, अगर हम बात करें कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें क्या हुआ कि सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज को तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी बात किया कि इन चीज़ों ने क्या किया, ख़त्म किया। तो ये जो चीज़ है रेलवे, और इससे आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, रेलवे हैव ऑल्सो इंक्रीज दी नेशनलिज्म की जो भावना थी या फिर वननेस की जो फीलिंग थी, क्योंकि पहले तो कोई बंदा पंजाब का कोई तमिलनाडु वाले बंदे को नहीं मिल पा रहा है ना, कोई मिल पाएगा, लेकिन रेलवे आने से जो लोग हैं वहाँ पे ट्रैवल करना स्टार्ट हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं 12th पॉइंट, वाटरवेज। वाटरवेज आपको पता होगा कि एक ऐसी चीज़ है जो आज भी हम बात करते हैं, बड़ा सस्ता। अगर हमने कार्गो कहीं पे भेजना हो तो वाटरवेज से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या है कि जो इनलैंड वाटरवेज थे उस टाइम पे, लेकिन वो अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कोस्टल कैनाल ऑन दी उड़ीसा कोस्ट, ठीक है जी। और कैनाल बनाएगी गवर्नमेंट के एक्सचेकर से, लेकिन वो फेल हुई टू कम्पीट विद द रेलवेज ऑब्वियसली। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे, पोल्यूशन लेस हो गया या फिर अच्छे एक प्राइस पे, मतलब इकोनॉमिकली एक प्राइस से अगर हम लेके जाना हो किसी चीज़ को, तो अब हम क्या करते हैं, वाटरवेज को प्रमोट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, नंबर 13, टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ उन्होंने जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया, ऑब्वियसली टू पर्पस क्या था उस चीज़ का, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब कई बार ये ना बीच में जो एनसीईआरटीज है उनका क्वेश्चन डाल देते हैं कि भाई टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस तो कर दिया, उसका पर्पस क्या था। तो ये आपने चीज़ें हैं जो कहीं याद रखनी। नंबर 14, पोस्टल सर्विसेज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक पर्पस या फिर इनएडिक्वेट रही है चीज़ें, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए, रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक गेन हुआ, मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रेलवे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ट्रेड बेनिफिट्स टू दी ब्रिटिश। सो ये था जिस्ट 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर का। थैंक यू सो मच। आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर सकते हो वीडियो को अगर सही लग रही है तो। टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको इसकी PDF मिलेगी, बट जब ये जो वीडियो हम अपलोड कर देंगे उसके कुछ आप लगा के चलो कि 5, 6 या 7 घंटे बाद आपको PDF है जो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, इसको आप प्रमोट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, आप खुद सब्सक्राइब कर सकते हो।